तो मैं भी तुम्हारा अब फिज़िक्स स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम जानो कि फ़िज़िक्स होता क्या है। तुम इस कायनात में बहुत सारा चीज़ देखती होगी, बहुत सारे इवेंट होता है कायनात में, बहुत खूबसूरत खूबसूरत। जैसे तुम देखती हो, रेनबो देखती हो, बारिश होने के बाद रेनबो नज़र आता है, खूबसूरत मंजर है। उसके बाद तुम देखती हो और भी खूबसूरत मंजर, जैसे सूरज उगता है तो कैसा लाली छा जाता है, सूरज डूबने टाइम लाली छा जाता है, बारिश का बरसात होना, फिर हवा चलती है ठंडी ठंडी, चेहरा पे लगता है, अच्छा लगता है। ये सब एक नेचर में एक इवेंट है, समझी। और ये सब इवेंट तुमको अच्छा लगता है, लेकिन इसके पीछे कुछ साइंस इन्वॉल्व है। तो फिज़िक्स यही सब जो नेचर में इवेंट्स हो रहा होता है इसको स्टडी करता है, ठीक है। तो फिज़िक्स का बेसिक आइडिया ये है कि हर चीज़ जो भी इवेंट हो रहा है इस यूनिवर्स में, इस नेचर में, ठीक है, वो कोई एक बेसिक लॉ फॉलो कर रहा है, एक बेसिक मैथमेटिक्स फॉलो कर रहा है। और यही जो बेसिक लॉ है, ये बेसिक मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसको डिड्यूस करना, इसको रिवील करना, इसी का नाम फिज़िक्स है। तो तुम जितना भी तुम फिजिसिस्ट का नाम तुम सुनी हो, इब्नुल हैसम है, चाहे न्यूटन है, चाहे गैलीलियो है, चाहे मैक्सवेल है, तो लोग यही काम करता था, कायनात को ऑब्ज़र्व करता है, हर एक इवेंट को ऑब्ज़र्व करता है और देखता है कि किस मैथमेटिकल इक्वेशन पे ये काम हो रहा है। कोई भी इस यूनिवर्स में इवेंट रैंडम इवेंट नहीं है। जैसे तुम प्लानिटरी मोशन देखती हो, अर्थ का रिवॉल्यूशन, वो भी रैंडम इवेंट नहीं, एक पीछे पूरा एक मैथमेटिकल इक्वेशन के तहत हो रहा होता है। जो फेमस एग्जांपल न्यूटन का हम लोग देते हैं कि बैठा था पेड़ के नीचे और पेड़ से सेब गिर गया, तो वो जो जो ऑब्जेक्ट गिरता है, फ्री फॉल करता है, वो भी रैंडम इवेंट नहीं है, वो भी एक मैथमेटिकल इक्वेशन पर हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक कि जब हम कोई जो बॉल होता है जो बाउंस करने लायक, उसको भी जब तुम छोड़ती हो तो वो भी एक रैंडम इवेंट नहीं है, वो भी एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। क्योंकि तुम APGP पढ़ी भी हो तुम 11th-12th में, तुम देखी हो GP, जानती हो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो तुम जैसे ही बॉल ड्रॉप करोगी, ठीक है, मान लो कोई एक पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप की, ठीक है, मान लो तुम्हारा वो जो हाइट है वो कुछ भी छोड़ो, हम अभी वैल्यू नहीं दे रहे, लेकिन इस हाइट से ड्रॉप की, तो अगर तुम उसको छोड़ी तो वो नीचे जाएगा और वो बाउंस करेगा, बाउंस करेगा, उसके बाद फिर वो ऊपर आएगा, लेकिन उतना ही हाइट तक ऊपर नहीं आएगा जितना हाइट तुम पहले ड्रॉप की थी। अगर तुम मान लो तुम 10 मीटर से ड्रॉप की थी तो वापस 10 मीटर नहीं आएगा, 10 मीटर से कुछ कम रह जाएगा, ठीक है। फिर वो जाके सेकेंड टाइम बाउंस करेगा, फिर ऊपर आएगा, लेकिन अब और कम हो जाएगा हाइट उसका। ऐसे कम होते होते वो बाउंस करते करते आखिरकार रुक जाएगा। अब तुम हर टाइम तुम मेजर करोगी ना तो हाइट क्या था, तो तुमको पता चलेगा एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉलो कर रहा है। यहाँ तक कि फ्री फॉल भी जो हो रहा है तो एक मैथमेटिकल इक्वेशन के तहत हो रहा है, समझिए। तो फिजिसिस्ट का काम ही यही होता है, फिज़िक्स में काम ही यही होता है कि इस यूनिवर्स को ऑब्ज़र्व करो और क्या क्या आयात छुपा हुआ उसमें उसको डिस्कवर करो, क्या क्या मैथमेटिकल इक्वेशन छुपा हुआ इसमें उसको डिस्कवर करो। तो जितना भी अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम ले लो, और तुम जो भी देखती हो कि ना ये फलाना लॉ है, न्यूटन्स लॉ है, या ये गॉस का लॉ है, या मैक्सवेल्स लॉ है, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो दिया है, वो थ्योरी दिया, थ्योरी तो देता ही है, मतलब वो नहीं होता है कि वो सोचा है ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो डिस्कवर करता है कौन सा मैथमेटिकल इक्वेशन ये इवेंट फॉलो कर रहा है और उसी के नाम पे रख दिया जाता है। तो कंफ्यूज कर सकता है कि न्यूटन का बनाया हुआ लॉ है, किसी को अथॉरिटी नहीं है कि फिज़िक्स का लॉ बना सके, सिर्फ उसको देखा जा सकता है, मतलब सिर्फ उसको डिड्यूस किया जा सकता है किस कौन सा मैथमेटिकल पैटर्न फॉलो हो रहा है। जैसे एक जो फिजिसिस्ट है रिचर्ड फेनमैन, तो वो एक्सप्लेन ऐसे करता है फिजिक्स को कि मान लो कि इस कायनात में जो नेचर में जो भी इवेंट हो रहा है उसको एक चेस बोर्ड से उसको तशबीह देता है। मान लो कि चेस का गेम चल रहा है, ठीक है, और तुम ऑब्जर्वर हो और ये जो नेचर है ना ये चेस का गेम खेल रही है। अब तुमको रूल्स नहीं आता है चेस का, ठीक है, लेकिन तुम देख रही हो, ऑब्जर्व कर रही हो कि चेस कैसे कैसे नेचर खेल रही है, ठीक है। अब तुम वो ऑब्जर्वेशन, इतना तुम जितना भी डेटा कलेक्शन करती हो, ऑब्जर्वेशन करती हो, और उसके बाद तुम बोलती हो, या तुम महाराज क्या बोलते हो, जो भी देखती हो डिस्कवर करती हो पैटर्न कि अच्छा ऐसे ऐसे रूल्स बनाती हो
कि अच्छा ऐसा ऐसा रूल, ऐसा ऐसा सिचुएशन में ऐसा ऐसा रूल्स फॉलो हुआ। समझो वैसे ही है कि तुम एक ग्रैंड चेस गेम तुम देख रही हो और तुम उसको रूल्स तुमको जानना है, लॉज उसका तुमको जानना है, यही काम होता है। यहाँ तक कि जो एक और मैथमेटिशियन है गैलीलियो, यहाँ तक कि वो ये भी बोल दिया कि यूनिवर्स, मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज विथ विच द गॉड हैज़ रिटन द यूनिवर्स। मतलब मान लो कि अगर ये कायनात, ये यूनिवर्स अगर एक किताब है, तो किताब किसी ज़बान में, किसी लैंग्वेज में लिखी गई होगी, तो वो जो लैंग्वेज है वो मैथमेटिक्स है। इसलिए अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि मैथमेटिक्स का कितना ज़्यादा ज़रूरत है फिज़िक्स में। अगर तुमको फिज़िक्स पढ़ना है, समझना है, कायनात को, इस यूनिवर्स का स्ट्रक्चर तुमको जानना है, इवेंट जानना है, तुमको एक अच्छा मैथमेटिशियन भी होना पड़ेगा साथ ही साथ। ये इम्पोर्टेंस है मैथमेटिक्स का भी। तो आज इंशाल्लाह तुम्हारा हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रेस्ट एंड मोशन, ठीक है। रेस्ट एंड मोशन, ठीक है। अब तुमसे अगर पूछा जाए कि रेस्ट क्या है, मतलब रेस्ट में तुम किसको बोलोगे, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तुम कैसे बोलोगे? मान लो, इमेजिन करो तुम्हारे घर के बाहर एक वाइट कलर की कार पार्क की हुई है, अब तुम क्या बोलोगे, वो रेस्ट पे है कि मोशन पे? रेस्ट ही बोलोगी ना। लेकिन मान लो कोई एस्ट्रोनॉट है, ठीक है, अब वो स्पेस में चला गया, अब किसी और प्लेनेट पे चला गया या मून पे चला गया, अब वहाँ से ऑब्ज़र्व कर रहा है, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट है उसके पास, वो ऑब्ज़र्व कर ले रहा है तुम्हारी कार को, वो तो बोलेगा कार रेस्ट पे नहीं है, वाइट वाली कार। वो बोलेगा वो कार अर्थ के साथ पोजीशन चेंज कर रही है अपना, हम देख रहे हैं वो रिवॉल्व कर रही है, पहले यहाँ थी अब वो रिवॉल्व करके यहाँ आ गई है, अब पोजीशन तो चेंज हो रहा है। तब तो वो नहीं बोलेगा कि रेस्ट पर है। तुम्हारे हिसाब से रेस्ट पर है, उसके हिसाब से मोशन पर है, तो किसको तुम बोलोगी रेस्ट है कि मोशन है? या छोड़ो, एक और मिसाल देता है तुमको। इमेजिन करो एक ट्रेन चल रही है, मोशन में एक ट्रेन है, ठीक है, और एक ट्रेन का कोई कंपार्टमेंट है, उसमें हम, तुम, पापा, मम्मी सब बैठे हैं। उज़्मा को मत लो अभी, उज़्मा को बाद बनाएंगे, ठीक है, सब बैठे हैं उसमें, समझी। और उसमें ट्रेन चली रही है, उसमें वेटर लोग भी आना जाना कर रहे हैं, आदमी लोग भी इधर से उधर, पैसेंजर लोग भी अपना चढ़ रहा उतर रहा है, मतलब हिल डुल कर रहा है, किसी को वॉशरूम जाना है वॉशरूम जा रहा है, वेटर लोग खाना ला रहा है, टीटी भी टहल रहा है, ठीक है, सब मोशन पे है ट्रेन के अंदर। और अचानक से कोई डाकू लोग घुस जाता है, 3-4 डाकू घुस जाता है मान लो, और बंदूक निकाल लेता है अपना, और बोलता है कि कोई नहीं हिलेगा, सब बैठ जाए जहाँ पर भी है। तब डाकू, और सब बैठ गए डर के मारे, तब क्या बोलोगी? अब डाकू क्या बोलेगा ये सोचो, कि सब तो रेस्ट पे आ गया। अब मान लो वो जो ट्रेन है वो गुजर रही है किसी स्टेशन पर, वहाँ पे उज़्मा खड़ी हुई है स्टेशन पे। उज़्मा तो, और उज़्मा को मान लो पता है कि डाकू सबको बैठा दिया है, रेस्ट पे ले आया है, लेकिन उज़्मा को क्या बोले कि सब रेस्ट पे कहाँ है, तो टाइम के साथ पोजीशन चेंज कर ले रहा है अपना, ट्रेन के साथ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, मोशन में है। तो तुम देख रहे हैं यहाँ पे कितना गड़बड़ी हो रहा है। एक आदमी जब बोलता है कि कोई चीज़ रेस्ट पर है, तो अगला आदमी बोल रहा है कि नहीं वो मोशन पर है। तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर। इसका मतलब कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन नहीं है यूनिवर्स में, किसी के लिए रेस्ट है, किसी के लिए मोशन है। हम लोग उस रेफरेंस से देखते हैं और तब डिफाइन करते हैं कि इस रेफरेंस, अगर इस रेफरेंस से देखोगी तो ये रेस्ट पर है, ये ऑब्जेक्ट, ये बॉडी रेस्ट पर है। अगर उस रेफरेंस से देखोगी तो ये ऑब्जेक्ट, ये बॉडी मोशन में है। जैसे अगर डाकू के रेफरेंस से देखोगी तो जितने भी लोग बैठे हैं कंपार्टमेंट अपने सीट पे, सब रेस्ट पर है। लेकिन अगर वही तुम स्टेशन पे खड़े हो किसी ऑब्जर्वर के रेफरेंस से तुम देखोगी, जैसे उज़्मा के रेफरेंस से तुम देखोगी, तो उज़्मा बोलेगी कोई रेस्ट पे नहीं है, सब मोशन कर रहा है, बोलेगी हम रेस्ट पर हैं। अब मान लो कोई एस्ट्रोनॉट है, अब वो जब देखेगा तो बोलेगा ये ऑब्जर्वर भी रेस्ट पे नहीं है जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, ये भी अपना मोशन चेंज कर रहा है। अब मान लो कोई मिल्की वे गैलेक्सी छोड़ो, कोई और गैलेक्सी से कोई एलियन ऑब्जर्व कर रहा है तुमको, तो बोलेगा कि नहीं, जिस प्लैनेट पे भी जाके बैठ गया और जो ऊपर से देख रहा है ना कि सब मोशन कर रहा है, असल में वो भी मोशन, वो भी रेस्ट पे बैठ के नहीं मोशन कर रहा है, वो भी स्टिल नहीं ऑब्जर्वर, वो भी मिल्की वे गैलेक्सी में अपना जो कायनात फैल रही है, तो वो भी मोशन पोजीशन चेंज किया जा रहा है।
तो यहाँ पर हम लोग को ज़रूरत होता है ना एक फ्रेम का। जैसे मान लो अगर तुम ट्रेन के फ्रेम में हो, अगर मान लिया कि ट्रेन एक फ्रेम है, अब उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, जैसे मान लो तुम्हारा बैग रखा हुआ है या सूटकेस रखा हुआ है, तुम्हारा अटैची रखा हुआ है, ठीक है। तो वो अगर तुम ट्रेन के फ्रेम से बात करोगी तो बोलोगी वो रेस्ट पर है। लेकिन मान लो अगर प्लेटफॉर्म के फ्रेम से तुम बात कर रही हो, तब तुम्हारा जो अटैची है ना वो रेस्ट पर नहीं है, वो पोजीशन चेंज हो रहा है उसका टाइम के साथ साथ। तो यहाँ पर हम लोग को ज़रूरत आता है कि एक फ्रेम डिफ़ाइन करें हम लोग के पास। आगे फिज़िक्स में जाने से पहले तुमको पता होना चाहिए कि हम लोग को एक इवेंट को एनालाइज करने के लिए, किसी इवेंट को ऑब्जर्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि किस फ्रेम में हो रहा है। उसके बाद ये फर्स्ट स्टेप, उसके बाद तुम्हारा मैथमेटिकल पैटर्न खुल के सामने आता है, ठीक है। तो ट्रेन में जब बात कर रही हो तो बात करोगी जो भी कन्वीनियंस होगा तुमको, जिसमें भी कन्वीनियंस होगा तुमको, वो फ्रेम तुम लोगे। जैसे ट्रेन के अंदर तुम खुद हो और तुमको बात करना है तो तुम प्लेटफॉर्म का फ्रेम मत लो, बहुत दूर चला जाएगा प्लेटफॉर्म, बहुत दिक्कत होगा तुमको। तुम ट्रेन का फ्रेम लेके बॉडी को, मोशन को ऑब्जर्व करो। और या अगर कोई ऑब्जर्वर जैसे उज़मा है, वो प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, तो उसके लिए कन्वीनियंस नहीं होगा इसमें कि वो ट्रेन का फ्रेम लेके करे या कंपार्टमेंट के अंदर का, उस बॉगी के अंदर का कोई फ्रेम ले उसको एनालाइज करे। उसमें उसको सहूलत नहीं होगा। उसको सहूलत वहाँ पर होगा कि अगर वो प्लेटफॉर्म ही को फ्रेम मान ले अपना, कि वो वहाँ पे खुद है, तो इंशाल्लाह तुम देखो कि हम लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हम लोग फ्रेम चुनेंगे इसमें, ठीक है। तो जो फ्रेम अब तुम जानती हो कि ये जो वर्ल्ड है 3 डायमेंशनल वर्ल्ड कहलाता है, उसमें 3 एक्सेस होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग फ्रेम, किसी भी फ्रेम को हम लोग ऐसे दिखाएंगे अब से हमेशा, ये होगा हमारा वाई एक्सेस जो हॉरिजॉन्टल है, और ये इस बोर्ड के प्लेन से बाहर आ रहा होगा तुम्हारे पास एक्स एक्सेस, ठीक है। ये हम टेढ़ा दिखा रहे हैं, मतलब समझे ये बाहर आ रहा है, ठीक है। और ये इसके परपेंडिकुलर होगा, जो एक्स वाई प्लेन बना एक, इसके परपेंडिकुलर होगा तुम्हारा जेड एक्सेस। अब तुम इमेजिन कर सकती हो ये कोना ऑरिजिन है, ये जो सीधे लाइन जा रहा है ये एक्स एक्सेस है, ठीक है। और ये जो लाइन जा रहा है ये वाई एक्सेस है, और ये जो सीधे जा रहा है ये जेड एक्सेस है, ठीक है। आगे तुमको वेक्टर भी थोड़ा सा बता देंगे, ऐसे तुम वेक्टर जानती हो, लेकिन जहाँ जहाँ गड़बड़ाओगी जो हमको पता है क्या क्या चीज़ बता देना ज़रूरी है वेक्टर में भी, तो इंशाल्लाह बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये हम एक फ्रेम डिफाइन कर लेते हैं, एक्स वाई जेड, ये एक फ्रेम कहलाएगी, ठीक है। ये जानती हो तुम्हारा ये ऑरिजिन है। एक और चीज़ हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे, हम लोग एक क्लॉक इंक्लूड करेंगे इसमें, जो कि टाइम बताएगा तुम्हारा, ठीक है। तुम देखोगी कि अगर हम लोग कैसे देखेंगे फ्यूचर में इंशाल्लाह, वो बता रहे तुमको। देखोगे हम लोग ऐसे कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है इस फ्रेम में, कहीं पे भी रैंडम हम ले रही हूँ, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि टाइम जब 0 है तब इसका हम लोग पोजीशन नोट कर लेंगे, एक्स एक्सिस में कितना है पोजीशन है, वाई एक्सिस में कितना पोजीशन है, जेड एक्सिस में कितना पोजीशन है। अपना स्टॉप वॉच ऑन करेंगे हम लोग, जो भी तुम्हारा टाइम ड्यूरेशन है, 1 घंटे का है, 10 सेकंड का है, 2 सेकंड का है, ठीक है। अब वो उतना टाइम ड्यूरेशन बीत जाएगा, फिर हम लोग स्टॉप वॉच ऑफ कर देंगे। अब हम लोग देखेंगे कि टाइम बीता तो पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं हुआ। अगर तो टाइम बीता और पोजीशन चेंज नहीं हुआ तो हम लोग बोलेंगे बॉडी रेस्ट पर है इस फ्रेम के अकॉर्डिंग। हमेशा तुमको अब लास्ट में जोड़ना पड़ेगा कि तुम फिजिक्स पढ़ रही हो कि फ्रेम कौन सा है, ठीक है। किस फ्रेम, मान लें इस फ्रेम का नाम एस है, तो फ्रेम एस के अकॉर्डिंग ये बॉडी रेस्ट पर है। अब मान लो टाइम चेंज हुआ, 10 सेकंड बीता और इसका पोजीशन चेंज हो गया, तो तुम बोलोगी इस फ्रेम के अकॉर्डिंग ये बॉडी जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा अगला चीज़ आता है जो तुमको पढ़ना है, वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी एक हफ्ता इंशाल्लाह तुमको कम ही पढ़ाएंगे थोड़ा, ताकि तो बोझ ना पड़े, उसके बाद थोड़ा थोड़ा बढ़ा देंगे तुम्हारा मटेरियल, ठीक है। तो मान लो एक फ्रेम बनाते हैं पहले, ठीक है, ताकि उस बॉडी को एनालाइज किया जा सके, ठीक है। तो मान लो ये तुम्हारा है एक्स एक्सिस और ये तुम्हारा है वाई एक्सिस और ये है तुम्हारा जेड एक्सिस,
ठीक है। अब तुम देखो कि यहाँ पहले हम बोले थे ये x है, ये y है और ये z है, अब ये हम उल्टा कर दिए। हालांकि तुम चेंज कर सकती हो ऑर्डर। एक देखा जाता है कि एक वेक्टर का रूल होता है, राइट हैंड रूल होता है, समझिए। मतलब अगर x क्रॉस y करो तो z थंब के साथ पॉइंट करना चाहिए। तो देखो x क्रॉस y कर रहे हैं तो देखो z एक्सेस बाहर आ रहा है थंब के डायरेक्शन में, बस यही रूल फॉलो होना चाहिए। ठीक है, तो इसको तुम उलट भी सकती हो। तो उस केस में क्या होता है, ऐसे ऊपर जा रहा होता था z एक्सेस। ठीक है, तो मान लो ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये तुम्हारा फ्रेम है S। ठीक है, मान लेते हैं कि एक बॉडी है, वो पॉइंट A पर है t1 टाइम पे। ठीक है, और यही बॉडी जो है वो किसी पॉइंट B पर है t2 टाइम पर। ठीक है, और वो ये पाथ फॉलो किए ACB। ठीक है, तो ये जो पाथ है ना ACB, अच्छा पहले अब तो तुमको देख के समझ में आ रहा है कि देखो टाइम t1 था तो पोजीशन A था, उसका A पॉइंट पर थी। अब टाइम t2 हो गया तो वो बॉडी B पॉइंट पे चला गया। तुम देखो टाइम बीता है और पोजीशन चेंज हुआ है। सबसे पहले तुम्हें बात समझ में आ गई कि ये बॉडी मोशन में है। ठीक है, और दूसरी बात तुम देखो कौन सा पाथ फॉलो किए। अब देखो वो ACB पाथ फॉलो किए। ठीक है, इसका मतलब जो डिस्टेंस हुआ वो कहलाएगा ACB। ठीक है, लेकिन अगर तुम देखो ये डिस्प्लेस कितना हुआ है ये बॉडी, तो एक स्ट्रेट लाइन तुम ड्रॉ करो। ठीक है, A से B जो स्ट्रेट लाइन जो तुमको नज़र आ रहा है ना, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है कि ये बॉडी डिस्प्लेस कितना हुआ है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वो है तुम्हारा AB। ठीक है, अब देखो जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या है तुमको एक तो ग्राफिकली नज़र आ रहा है डायग्राम में। ठीक है, कि ये डिस्प्लेसमेंट क्या सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तुमको करना क्या है, इनिशियल पॉइंट को और फाइनल पॉइंट को बस आपस में कनेक्ट कर देना है। तो वो जो तुमको स्ट्रेट लाइन मिलेगा वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और जो डिस्टेंस होता है वो होता है कि एक्चुअल पाथ कितना ट्रैवल किया है। ठीक है, तो तुम देख सकती हो कि डिस्टेंस में तुम्हारे पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में तुम्हारे पास डायरेक्शन में ज़रूरी है कि किस पॉइंट से किस पॉइंट पे हम गए। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे गए तो देखो एरो उसी तरफ लगा दिए। ठीक है, तो ये खासियत होता है कि डिस्प्लेसमेंट के पास क्या होगा, दोनों होगा। इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा कि ये जो लेंथ कितना है, ये जो डिस्प्लेसमेंट का लेंथ क्या है वो मैग्नीट्यूड कहलाएगा। मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं हम लोग, लेंथ भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्लस एक और ख़ास चीज़ चाहिए होता है, डायरेक्शन भी चाहिए होता है कि पता तो चले किस पॉइंट से किस पॉइंट डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो जानना बहुत ज़रूरी होता है डिस्प्लेसमेंट में। तो इसके लिए तुमको चाहिए होता है एक डायरेक्शन भी। ठीक है, अब तुम देखो इसमें दोनों चीज़ ज़रूरी है, लेंथ भी चाहिए AB का डिस्प्लेसमेंट में और डायरेक्शन भी चाहिए। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और देखो डिस्टेंस में तो तुमको एक्चुअल पाथ नज़र आ रहा है ACB ये है। ठीक है, तो इसमें तुमको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, इसमें डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन का कोई ज़रूरत नहीं होता है, इसलिए सिर्फ स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। ठीक है, मान लो तुमको हम बोलते हैं कि मान लो कोई टेबल है तुम्हारे पास, इमेजिन करो टेबल है। ठीक है, उसमें एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ, मान लो कॉइन रखा हुआ है। ठीक है, तुम उसको टेबल ही पर एक जैसे दूसरे का डिस्प्लेस किया, इमेजिन कर रही हो ना। और मान लो तुम 5 सेकेंड में तुम डिस्प्लेस कर रही हो उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, और वही 5 सेकेंड में हम क्या कर रहे हैं, वो टेबल को भी डिस्प्लेस कर रहे हैं रूम में, एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हैं। तुम देख रही हो वो कॉइन का पोजीशन जो है वो चेंज हो रहा है। अब तुम देख रहे हो टेबल पे भी चेंज हो रहा है और टेबल का पोजीशन भी चेंज हो रहा है। सोचो ओवरऑल रूम में कॉइन का पोजीशन चेंज हो रहा है, तो कैसे हम लोग बताएंगे। हम लोग कुछ नहीं करें, हम लोग करेंगे दोनों वेक्टर जो दोनों डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है ना उसको ऐड कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे। जैसे मान लो ये करेंगे, ये टेबल है तुम्हारा एक रूम में, है ना,
इसमें कॉइन को डिस्प्लेस किया हम लोग यहाँ से यहाँ, ठीक है। और पता चला ये टेबल भी खुद डिस्प्लेस हुआ है तुम्हारा, मान लो यहाँ इस एंगल पे, इस डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ ये टेबल यहाँ डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। तो ये दो डिस्प्लेसमेंट, जो ये कॉइन है ना, फाइनली इस फ्रेम में देखो कि इस पॉइंट से हट के इस पॉइंट पे, ये ए पॉइंट से हट के बी पॉइंट पर आ गया, ठीक है। तो तुम कैसे तुम नेट डिस्प्लेसमेंट बताओगी उसका? कुछ नहीं करना होगा, तुमको करना होगा इसका वेक्टर और इसका वेक्टर का सम कर दोगे। तुमको दिखाते हैं अभी। अब तुम्हारे थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि एक ही टाइम पे कॉइन को भी डिस्प्लेस कर रहे हैं, टेबल को भी डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो तुम ऐसे भी सोच सकती हो, पहले कॉइन को डिस्प्लेस कर दिए और फिर टेबल को भी डिस्प्लेस कर दिए। वक्त की कैद नहीं है ना, अभी तो कुछ पढ़ी नहीं हो, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। आखिरकार तो तुमको डिस्प्लेसमेंट नहीं, एक साथ डिस्प्लेस कर दो कॉइन और टेबल दोनों को रूम में, या बारी बारी से करो। पहले टेबल को डिस्प्लेस करो, एक जगह से दूसरी जगह टेबल लेके जाओ, और फिर कॉइन को डिस्प्लेस करो। बात तो एक ही होगा एट लास्ट, ठीक है। तो मान लेते हैं कि पहले टेबल को हम यहाँ से यहाँ लेके गए, ठीक है। अब कॉइन मेरा यहाँ से यहाँ आ गया, अब कॉइन को भी हम टेबल से डिस्प्लेस कर दिए यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये हम जो पाथ फॉलो किए वो ए बी सी मान लो। तो कॉइन एट लास्ट कहाँ से कहाँ चला गया? ए से सी चला गया। तो हम बोलेंगे एक ही बात है, कॉइन को तुम ए से बी लेके जाओ, फिर बी से सी लेके जाओ, या डायरेक्ट ए से सी लेके चले जाओ, ठीक है। इसीलिए जब तुम ऐड करोगी वेक्टर ए बी को और वेक्टर बी सी को, तो तुमको वेक्टर ए सी मिलेगा, क्योंकि दोनों बराबर होगा। क्योंकि तुम ये देखो, ये क्या इस लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या बोल रहे हैं कि तुम तोड़ तोड़ के जाओ, ए से बी जाओ फिर बी से सी जाओ, ऐसे जाओ तुम, या तुम डायरेक्ट ए से सी चले जाओ, ये एक ही बात है। ए से सी एट लास्ट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तुम्हारा, ठीक है। अगर तुम इसको, ये जो इक्वेशन निकल के आया इसको गौर करोगे तो तुमको लगेगा कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट है ये किसी दो वेक्टर का सम है, इसीलिए उसको बोला जाता है वेक्टर सम। शुरू में तुमको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, मतलब ये डिस्टेंस तो है नहीं कि 2 मीटर ऊपर प्लस 5 मीटर और ऐड कर दिया, 7 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ कॉइन का, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है वेक्टर का। ये दिख रहा है सम जैसा, इसलिए उसको वेक्टर सम बोला जाता है, ठीक है। मान लो तुमसे हम कुछ क्वेश्चन, एक मिसाल दी है, ठीक। अब आगे बहुत डिटेल में आने वाला है इसमें, तुम इंशाल्लाह अगर तुमको कुछ कन्फ्यूजन रह भी गया तो तुम सीख जाओगे। अब मान लो तुमको मिसाल के तौर पे एक सवाल देते हैं कि मान लो एक ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक है, सेमी सर्कुलर ट्रैक है मान लो, ठीक है। यहाँ पे कोई रनर है, वो पॉइंट ए से स्टार्ट करता है, पॉइंट बी पर जाके रुकता है, ठीक है। और इस सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है वो मान लो 10 मीटर है। तो तुम बता सकते हो कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो? डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो? 2πr/2, मतलब πr, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 10, 31.4 मीटर कवर करेगा। डिस्प्लेसमेंट बता सकती हो उसमें? हाँ, क्योंकि अगर तुम डिस्प्लेसमेंट देखो कि वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया है, तो ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 20 मीटर अलॉन्ग ए बी, क्योंकि डायरेक्शन ही बताना पड़ेगा तुमको, ठीक है। अलॉन्ग ए बी, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। वेक्टर का ये फंडा ही होता है कि वेक्टर को तुम्हारा लिखा जाता है ऐसे ही। वेक्टर में तुम्हारा दो चीज़ होना ज़रूरी है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड हो, दूसरा डायरेक्शन हो, ठीक है। मैग्नीट्यूड हो और दूसरा डायरेक्शन हो, तो वही यहाँ पे की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों साथ में दिए, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा वेक्टर को तुम्हारा रिकैप करा देते हैं, देखते तुमको ये चीज़ याद है कि नहीं है। मान लो एक वेक्टर
ये है, वेक्टर ए मान लेते हैं इसको, और एक वेक्टर बी है, ठीक है। और हम बोलते हैं वेक्टर ए और बी के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। और इसका वेक्टर सम जो करोगी, मान लो ये ए बी और सी है ये, ठीक है। तुम ए से बी गई, फिर बी से सी गई, ऐसे जाओ चाहे डायरेक्ट ए से सी चले जाओ, बात तो बराबर ही है तुम्हारे लिए, ठीक है। वेक्टर सी मान लेते हैं ये, ठीक है। तुम बता सकती हो कि जो हॉरिजॉन्टल वाला जो वेक्टर है ए बी, इसके साथ जो एंगल रिजल्टेंट वेक्टर जो है तुम्हारा सी वेक्टर जो कि रिजल्टेंट है, ये है तुम्हारा रिजल्टेंट, ठीक है। ये एंगल जो बना रहा है हॉरिजॉन्टल वेक्टर के साथ, इसको हम लोग एप्सिलॉन से दिखाते हैं। ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एंगल तुम कैसे फाइंड करोगे? तो आइडिया है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व होगा। कैसे करोगी? ये एंगल फाइंड करना है, और हिंट देते हैं वो टेंजेंट ऑफ एप्सिलॉन तुमको फाइंड करना है। अब देखो ये जो लाइन है ना, इसको हम लोग आगे इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ठीक है। मान लो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डी है, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अब तुम जानती हो tan थीटा क्या होता है, मतलब टेंजेंट ऑफ एंगल क्या होता है हमेशा, p/b होता है। तो p क्या है यहाँ पे, सी डी है, और b क्या है, बेस क्या है, ए डी। अब तुम बता सकती हो सी डी का लेंथ क्या होगा, सी डी का लेंथ क्या होगा। मान लो अगर हम सी बी डी ड्रॉ करें अलग से तुम्हारे यहाँ पे, सी बी डी ट्रायंगल, ठीक है। ये जो है इसका जो मैग्नीट्यूड है सी बी, इसको ऐसे दिखलाएंगे हम लोग, ऐसे भी दिखला सकती हो और ये वाला ऐसे भी दिखला सकती हो, दोनों तरीका है दिखलाने का, ठीक है। और ये एंगल थीटा है, पहले से ये तुमको मालूम है, इतना डिटेल्स तुमको मालूम है, तो तुम बता सकती हो ये क्या होगा, सी डी का लेंथ क्या होगा, ये होगा बी साइन थीटा, और ये वाला जो बेस होगा वो होगा बी कॉस थीटा। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाएं, लगा के देख लो यहाँ से, अगर तुमको साइन थीटा निकालो यहाँ से इस ट्रायंगल में, साइन थीटा क्या होता है, p/h, p क्या है, सी डी, और h क्या है, ये b का मैग्नीट्यूड, b को इधर ले आओ, सी डी का वैल्यू क्या निकल गया, b साइन थीटा, तो बस वही किया है। और ये बी डी का लेंथ क्या निकला, इसी तरीके से b कॉस थीटा। ये जो लेंथ है ये है तुम्हारा b, रुक जाओ ऐसे दिखलाता है, ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का, ये है तुम्हारा b कॉस थीटा, कोसाइन थीटा। और यहाँ से यहाँ जो तुम्हारा लेंथ है ये है तुम्हारा b साइन थीटा, ठीक है। अब तुमको सी डी है तुम्हारे पास और ए डी भी है तुम्हारे पास, कैसे, ए से बी तक का दूरी है तुम्हारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो अब देखो कैसे लिखेंगे, सी डी को हम लोग लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मतलब ए डी का लेंथ लिख रहे हैं, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कोसाइन थीटा, ठीक है। तो ये फार्मूला निकल गया कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो हॉरिजॉन्टल वेक्टर, जो तुम्हारा पहला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, पहले ए से बी गई तुम, ठीक है। तो पहला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, उसको फाइंड करने का ये तरीका। अब तुम्हारे पास सब गिवन होगा, वेक्टर बी तुमको पता होगा, वेक्टर ए तुमको पता होगा, दोनों के बीच का एंगल तुमको पता होगा, तब तुमको ये फाइंड करना होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी इसका यूज़ तुम देखोगे इंशाल्लाह। तुमको याद है 11-12 में जब तुमने टीचर बताया हो ये फार्मूला तुमको, ऐसा कुछ तुम रटी होगी उसको, ऐसा इस पर क्वेश्चन आता हुआ जेई में, जेई मेंस के लेवल का जो क्वेश्चन होगा इसमें ऐसा ऐसा इसका यूज़ पड़ता होगा। इस फार्मूला को तुम समझी भी नहीं होगी, तो तुम रट ली होगी, ऊपर बी करना है उसके साथ साइन थीटा लगाना है, फिर नीचे अपॉन में ए करना है, प्लस में फिर बी के साथ कॉस थीटा लगाना है,
और समझ में नहीं आएगा तुमको। अब तुमको समझ में आ रहा है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री था जो कि टीचर नहीं पढ़ाया था। ठीक है, अब इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टॉपिक अगले क्लास में पढ़ाएंगे।